हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। ये जो MCQs मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज, ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन भी हैं कुछ इसमें से, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं। और पास्ट ईयर में जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मैं उनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो बहुत ही न्यू क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत हद तक अच्छी है और आप बहुत हद तक इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे सेशंस लेके आऊँगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एडल्ट लर्नर। तो एक एडल्ट लर्नर का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछा है। आपने नॉट को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ना है। तो नॉट वर्ड लिखा है, इसका मतलब आपको पूछा है जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए है रिज़ल्ट ओरिएंटेड, कि वो अपने रिज़ल्ट के लिए रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए पूरी तरह काम करते हैं। और बी है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड, कि अपने फ्यूचर के लिए काम करते हैं। तीसरा है सेल्फ डायरेक्टेड, कि सेल्फ डायरेक्टेड है, उनको किसी के प्रेशर की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए। और तीसरा फोर्थ है प्रॉब्लम सेंटर्ड, कि प्रॉब्लम को खोजते हैं, उसके प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कवर करते हैं न्यू चीज़ों को। तो क्या है इन चारों में से उनका कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। एडल्ट लर्नर होते हैं जो वो फ्यूचर ओरिएंटेड कभी भी नहीं होते हैं। वो कभी भी फ्यूचर को ध्यान में रख के अपने टास्क जो हैं वो कंप्लीट नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो सकता है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि हमारा ये टेस्ट क्लियर हो जाए या हमारे ये एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए, लेकिन वो जब एडल्ट एज में हम होते हैं ना, तो तब हम फ्यूचर ओरिएंटेड कभी भी नहीं होते हैं। तो इस बात का आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एडल्ट, एडोलेसेंट और ऐसे चाइल्डहुड वाली जो एज वाले बच्चे हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बोले थे कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो तब भी मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडल्ट एंड एडोलेसेंट लर्नर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज की टीचिंग बिहेवियर विच हैव बीन ऑब्जर्व टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के कुछ की बिहेवियर्स होते हैं। देखिए, एक होते हैं की बिहेवियर्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज दे दूं। सबसे पहले की बिहेवियर्स होते हैं और एक होते हैं हेल्पिंग बिहेवियर्स। तो की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर क्या होते हैं कि हमारी टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी रीजंस होते हैं, प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो होते हैं की बिहेवियर। जो उससे थोड़े कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट तो वो भी होते हैं, इफेक्टिवनेस में ज़रूर हेल्प करते हैं, लेकिन की बिहेवियर से मतलब प्राइमरी रीजंस से थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं हेल्पिंग बिहेवियर। जो टीचिंग के बिहेवियर जो टीचिंग को अफेक्टिव करने में हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइमरी नहीं है, उसके लिए मेन ज़रूरत नहीं है, तो वो होते हैं हेल्पिंग। तो आपको यहाँ से की बिहेवियर पूछा गया है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? की टीचिंग बिहेवियर। तो सबसे पहले आपको टीचिंग बिहेवियर की बिहेवियर पता होने चाहिए और हेल्पिंग बिहेवियर क्या पता होने चाहिए, कि दोनों की क्लासिफिकेशन क्या है, कितने की बिहेवियर है और कौन कौन से की बिहेवियर, एंड ऐसे ही आपको हेल्पिंग बिहेवियर के नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले है लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी मतलब कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे को कितना ज़्यादा क्लियर है, दिस इज़ लेसन क्लैरिटी। दूसरा है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है कि आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, लेकिन आप उसको पूछ रहे हो कि आपको क्यों लगता है कि ये आंसर होगा। मतलब आप उसको बार बार प्रोब कर रहे हो। उसने एक का आंसर दिया, आप उसको और क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका रीज़न पूछ रहे हो, फिर उसका रीज़न पूछ रहे हो। तो दिस इज़ प्रोबिंग।
तीसरा है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि टीचर अपने टास्क के लिए कितना ओरिएंटेड है। टीचर मतलब क्या टास्क कर रहा है, किस तरीके के टास्क कर रहा है, दैट इज़ टीचर टास्क ओरिएंटेशन। फोर्थ है स्टूडेंट सक्सेस रेट, कि जितना टीचर पढ़ा रहा है उनके स्टूडेंट की सक्सेस रेट कितनी है। मतलब अगर 100 में से टीचर के पढ़ाए हुए 90 बच्चे पास हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी सक्सेस रेट अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 50 पास हो रहे हैं तो इसका मतलब सक्सेस रेट अच्छी नहीं है। तो क्या ये टीचिंग बिहेवियर है? उसके बाद इंस्ट्रक्शन वैरायटी मतलब कि आप पढ़ाने के लिए कौन से अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। उसके बाद है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़, कि जब आप पढ़ा रहे हैं तब आप स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी टीचिंग में। दिस इज़ की बिहेवियर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले। तो सी ऑप्शन इज़ 1 3 4 5, 1 3 4 5 एंड उसके बाद नेक्स्ट है 2 3 5 6, 1 3 4 5 एंड 2 3 5 6। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका पहले मैं आपको सही आंसर बता दूं। सही आंसर बताने से पहले मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करना बताती हूँ। तो सबसे पहले प्रोबिंग जो होगा, प्रोबिंग जैसे हम बार बार बच्चे को एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको इसका आंसर क्यों ये लगता है, तो ये हेल्पिंग बिहेवियर होगा, ये की बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ 2 है हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, तो ए भी चला गया और डी भी चला गया, क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को इन्वॉल्व करना स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट्स के आइडियाज़ पे हम चल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट के आइडियाज़ को अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि स्टूडेंट का एक्टिव रोल हो जाए और टीचर का पैसिव रोल हो जाए, इसलिए ये हेल्पिंग बिहेवियर हो सकता है लेकिन ये की बिहेवियर नहीं हो सकता। तो 6 वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो हमें अपना आंसर मिल गया विच इज़ सी पार्ट, विच इज़ लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सक्सेस रेट एंड इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। दीज 4 आर द की बिहेवियर। क्लियर एवरीवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यहाँ पर भी आपको नहीं है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अथॉरिटेरियन इन क्लास, कि अगर टीचर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हुक्म चला रहा है क्लास के ऊपर। देखिए टीचर का एक ऑर्डर वाला रोल होता है, टीचर ऑर्डर दे सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो अथॉरिटी क्रिएट कर रहा है क्लास में, तो क्या वो कैरेक्टरिस्टिक है एक गुड टीचर का। दूसरा है जो जस्टिस में बिलीव करता है, इज दिस अ कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फोर्थ है अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड कीप्स ऑन अपडेटिंग, कि एक टीचर की क्या है अच्छी क्वालिटी है कि वो लाइफ लॉन्ग अपने आप को अपडेट रख रहा है या लाइफ टाइम वो सीख रहा है नई नई चीज़ें। तो देखिए ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने क्या टेक्निक यूज़ करनी है कि जो ए ऑप्शन है वो एक नेगेटिव बात कह रहा है हमें। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, जो ए ऑप्शन है हमारा दैट इज सेइंग अ नेगेटिव थिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। तो ये क्या कह रहा है कि टीचर अथॉरिटेरियन है क्लास में, इसका मतलब ये नेगेटिव बात बोल रहा है। बिलीव्स इन जस्टिस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इज अ पॉजिटिव थिंग्स। तो आपको क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं लग रहा है, दैट इज अथॉरिटेरियन इन क्लास। तो ये नेगेटिव बात बोल रहा है। ऑब्वियसली अगर टीचर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी क्रिएट करेगा क्लास में, देन इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो identify the learner's characteristic which would facilitate teaching learning system to become effective।
आपको नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि टीचर और लर्नर के सिस्टम को, मतलब टीचिंग लर्निंग के सिस्टम को अफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो पहला आपका ऑप्शन है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, कि टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में या फिर टीचिंग के बारे में पिछला एक्सपीरियंस कितना है वो अफेक्ट करेगा अफेक्टिवनेस को। दूसरा है कि लर्नर का फैमिली लिंकेज, जो लर्नर है जो पढ़ रहा है उसका अपनी फैमिली के साथ लिंक कितना ज़्यादा है, क्या वो चीज़ अफेक्ट करेगी। थर्ड है टीचर का एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब होता है कौशल, कि टीचर के अंदर समर्था कितनी है। चौथा है कि लर्नर किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, मतलब कि लर्नर इस टाइम वो एडोलेसेंट है। देखिए अगर एडोलेसेंट है तो उसको ट्रीट करने का तरीका अलग होगा, एडल्ट को ट्रीट करने का तरीका अलग होगा, और जो 30 से ऊपर है या टीचर है, मतलब टीचर भी मान लो कहीं से सीख रहा है तो उसको ट्रीट करने का 30, 35, 40 इस एज के लोगों को ट्रीट करने का तरीका कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्या लगता है कि ये अफेक्टिवनेस में हेल्पफुल होती है लर्नर की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या नहीं। एंड फिफ्थ है उसकी फूड हैबिट्स और उसकी हॉबीज़ क्या हैं। एंड सिक्स्थ है कि उसकी रिलीजियस एफिलिएशन क्या है, मतलब वो किस धर्म को मान रहा है। ठीक है, तो आपको इन 6 में से आपको कोई 3 ऐसे ऑप्शंस बताने हैं कि जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम को अफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको इतना पता है कि लर्नर की जो फूड हैबिट्स है वो तो कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकती हैं टीचिंग लर्निंग के, वो मतलब फास्ट फूड ज़्यादा खाता है या घर का खाना ज़्यादा खाता है, इस चीज़ से टीचिंग लर्निंग का कुछ भी कंसर्न नहीं है। इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट तो कहीं भी नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी ख़त्म हो गया एंड ऑप्शन बी भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन हमें क्या कह रहा है कि लर्नर रिलीजियस एफिलिएशन, कि लर्नर जो है वो किस धर्म से बिलोंग करता है, ये चीज़ अफेक्ट करती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लर्नर किस धर्म से है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या कोई ईसाई है, इस बात से टीचिंग और लर्निंग के जो सिस्टम है उसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन हो गया ए में क्या है 1, 3 एंड 4। तो प्रायर एक्सपीरियंस टीचर का मैटर करता है, टीचर का एप्टीट्यूड, टीचर में क्या कौशल है वो चीज़ अफेक्ट करती है, और लर्नर किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है वो अफेक्ट करता है इफेक्टिवनेस के लिए। तो सेकंड जो हमें पॉइंट कह रहा था लर्नर का फैमिली लिंकेज, लर्नर अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कितना प्यार करता है, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं टीचिंग के, आपने इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिया है डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आपको डेफिशिएंसीज पता करनी है, कमियां पता करनी है। डायग्नोसिस मतलब कि चीज़ का पता लगाना, कमी का पता लगाना और उसको इम्प्रूव करना। तो सबसे पहले तो ये है कि टीचिंग के फर्स्ट स्टेप में आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप तो हमेशा पता करेंगे ना पहले हम कि उसको उसमें कमियां क्या है। तो पहले हम सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है वो पहले नंबर पे नहीं आएगा। तो डी पार्ट कैंसिल हो गया, डी नहीं हो सकता इसका। उसके बाद सेकंड है फिक्सिंग गोल एंड कंटेंट। सेकंड पार्ट कि सबसे पहले हम गोल्स एंड कंटेंट को फिक्स करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले तो हम गोल्स को फिक्स करेंगे और ये फिक्स करेंगे कि क्या कंटेंट हमें पढ़ाना है। तो इसका मतलब ए भी कैंसिल हो गया, सबसे पहले 2 आएगा। तो बी और सी में से कौन सा होगा। तो देखिए जब गोल्स फिक्स कर लिए उसके बाद हम डिसीजन करेंगे स्ट्रेटजी के लिए या फिर हम डायग्नोसिस करेंगे सीधा। तो 2 के बाद सीधी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन आएगा बी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है 2, 5, 1, 3, 6, 4। सेकंड में सबसे पहले हम गोल फिक्स करेंगे, उसके बाद हम उसके स्ट्रेटजी, उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड उसके बाद हम डायग्नोसिस करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्लियर। देन हम एक्शंस एंड रिएक्शंस देखेंगे, अगर गोल्स मान लो नहीं हुए अचीव तो एक्शन लेंगे।
उसके बाद टेस्टिंग डिवाइसेस लगाएंगे एंड देन फीडबैक देंगे टीचिंग की। तो आप यहाँ फीडबैक से भी कर सकते थे कि फीडबैक सबसे लास्ट में होती है, तो इसमें फोर्थ सबसे लास्ट में है, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of summative test, a teacher is interpreting his or her student performance in term of their wellness life evident in behavior। तो देखिए एक समेटिव टेस्ट हुआ, समेटिव टेस्ट में टीचर ने इंटरप्रेट किया उसके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किस बेस पर, वेलनेस लाइफ एविडेंट इन बिहेवियर, कि किस बच्चे को कितनी अच्छा लाइफस्टाइल मिला है तो उसका उसके बिहेवियर पे क्या असर है और कितना ज़्यादा असर है, ये आपको ये उसने समेटिव टेस्ट के ज़रिए पता करना है। तो वो ये किस तरह का टेस्ट कहलाएगा, आपको ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले है फॉर्मेटिव टेस्टिंग। फॉर्मेटिव टेस्टिंग होती है जो ड्यूरिंग द लाइफ मतलब ड्यूरिंग द स्टडी चलती है, कि लर्निंग प्रोसेस भी चल रहा है साथ में और साथ में टेस्ट भी चल रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मेटिव टेस्टिंग। उसके बाद कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, कि कंटिन्यूसली हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, साथ साथ में उसको इवेल्यूएट भी कर रहे हैं, तो क्या ये होगा। थर्ड है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से अच्छा कौन है। तो फोर्थ है क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या करते हैं कि हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड होता है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस में हम एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, एक गोल से मतलब एक सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 हमने सेट कर लिया कि जो बच्चा 100 के स्कोर को पास करेगा वही पास का सर्टिफिकेट पाएगा, अदरवाइज बाकी फेल हो जाएंगे। तो ये हमने 100 क्या है, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया। तो क्राइटेरियन रेफरेंस में होता है ऐसे। तो ये आपको पूछा गया है कि ये जो टेस्ट है कि हमने वेलनेस लाइफ एविडेंट को बेस माना है, तो ये कौन सा टेस्ट होगा, तो ये होगा क्राइटेरियन रेफरेंस, क्योंकि हमने वेलनेस लाइफ एविडेंट को, वेलनेस को हमने क्या माना है, एक क्राइटेरिया माना है कि कितनी वेलनेस होगी या किसका कितना अच्छा बिहेवियर होगा। तो ये एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है कि हम एक क्राइटेरिया है किसी की चीज़ को बेस मान रहे हैं और बाकी सबकी परफॉर्मेंस को हम उस क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तब हम उसका मतलब इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्राइटेरियन रेफरेंस है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, असर्शन रीज़न की फॉर्म में है। असर्शन रीज़न में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको यहाँ पर असर्शन रीज़न सॉल्व कैसे करना है उसका ट्रिक बताने वाली हूँ। तो 7th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि माइंड मैपिंग डेवलप की थी टोनी बुजान ने 1960 में। तो सबसे पहले आपको इसका रियल वो पता होना चाहिए, असर्शन का भी और रीज़न का भी इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके तो इंडिविजुअली आपने पढ़ना है पहले असर्शन को और रीज़न को। तो असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है, माइंड मैपिंग को बिल्कुल टोनी बुजान ने डेवलप किया था 1960 में। उसके बाद आपको पूछा है माइंड मैप इज अ डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग टास्क, वर्ड, कंसेप्ट और आइटम लिंक्ड टू अरेंज अराउंड अ सेंट्रल कंसेप्ट। तो माइंड मैपिंग क्या होती है, माइंड मैपिंग होती है कि हमें एक कॉन्सेप्ट पता है और हम उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में अलग अलग डायग्राम्स बनाकर या किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ लिंक करके समझ रहे हैं, तो अपने माइंड में समझ रहे हैं, दैट इज़ माइंड मैपिंग। क्लियर। तो ये माइंड मैपिंग डेवलप की थी, बिल्कुल दोनों जो असर्शन है और रीज़न है इंडिविजुअली हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बिकॉज लगा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेल्यूशन मेथड विद देयर राइट मैच। तो आपको मैच द कॉलम में पूछा गया है क्वेश्चन। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन क्या होती है, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन होती है कि जो की जाती है कोर्स के चलते चलते, मतलब कि कोर्स भी चल रहा है, हमारी टीचिंग भी चल रही है और साथ में हमारी इवेल्यूएशन भी हो रही है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट है फॉर्मेटिव, उसका आएगा डी। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, फर्स्ट का डी कहाँ दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में और डी में। तो ए भी कैंसिल हो गया और सी भी कैंसिल हो गया। क्लियर।
उसके बाद सेकंड का देख लेते हैं, सेकंड का सी आएगा क्या? सेकंड है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस में आपको अभी पढ़ा के आई हूँ कि क्राइटेरियन रेफरेंस में हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कुछ बेस मानते हैं चीज़ों को, उसके साथ उनकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं। तो सेकंड का सी आएगा। तो यहाँ पर सेकंड का सी कहाँ पे दिया हुआ है? बी ऑप्शन में। तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड का ए, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन जो कोर्स के एंड में होती है, तो बिल्कुल समेटिव का यही मतलब होता है। फोर्थ का बी, नॉर्म रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस को हम दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो होता है नॉर्म रेफरेंस। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following learner characteristics are likely to influence the effectiveness of teaching aids and evaluation system to ensure positive result? तो आपको पूछा गया है कि कौन, यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक कि लर्नर में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि जो टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम के पॉजिटिव रिजल्ट देने में हेल्पफुल रहें। कि मतलब हम जो टीचिंग एड्स अपना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो इवैल्यूएशन के मेथड्स को अपना रहे हैं, उनसे वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो उसको कौन कौन से जो फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पिछला एक इसके जैसा मैंने क्वेश्चन करवाया अभी आपको। तो सबसे पहले तो जब आप फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं, इसको उसी टाइम काट दीजिए। तो फैमिली बैकग्राउंड का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि इकोनॉमिकली वो पर्सन जो इकोनॉमिकली जो बच्चा है वो कैसा है, अमीर है गरीब है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट, यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट दिया है तो सी भी गलत हो गया। तो डी हमारा सही ऑप्शन होगा कि लर्नर जो है हमारा वो कितना मैच्योर है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, मतलब वही बात आ गई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाली। उसके बाद उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल क्या है, मतलब वो बच्चा एवरेज है, वो बच्चा बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, स्टडीज़ में कैसा है। और उसके बाद मोटिवेशन। तो ये तीनों पॉजिटिव चीज़ें दी हुई हैं हमें। तो द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच आर इंडिकेटिव ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो देखिए पीछे आपको की बिहेवियर पूछे गए थे, यहाँ पर आपको हेल्पिंग बिहेवियर पूछे हैं। तो हमने की बिहेवियर में करा था इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, तो इसका मतलब ये की बिहेवियर है, ये तो देखते ही एलिमिनेट कर दीजिए। हेल्पिंग बिहेवियर ये नहीं हो सकता। तो जिस जिस ऑप्शन में 1 है उसको काट दीजिए। तो हमारा बी ऑप्शन भी कट गया और सी ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद यूजिंग द आइडियाज़ ऑफ स्टूडेंट, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को यूज़ करना इज़ द हेल्पिंग बिहेवियर। इसका मतलब 2 पक्के से आएगा, ए और डी दोनों में से कोई एक है। उसके बाद तीसरा है स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट हम पीछे पढ़ के आए हैं दैट इट इज़ अ की बिहेवियर, तो थर्ड नहीं हो सकता, इसका मतलब डी ऑप्शन कट गया। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। 2, 5 एंड 6 स्टूडेंट के आइडियाज़ को इन्वॉल्व करना और टीचर का रिलेशन स्टूडेंट के साथ कैसा है, और प्रोबिंग भी मैंने आपको बताया था हेल्पिंग बिहेवियर है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग फोकस इज लेड ऑन द मास्टरी ऑन द कंटेंट। देखिए एक होता है मास्टरी ऑन कंटेंट, एक होता है मास्टरी ऑन सब्जेक्ट। कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जब उस पर हम मास्टरी करेंगे तो वो हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि हम में खुद में इतनी समझ होती है कि हम रिलेशनशिप्स को पहचान पाएँ, हम चीज़ों को समझ पाएँ, हम एग्जाम्पल दे के कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमें होती है वहाँ, ठीक है। तो मास्टरी ऑफ कंटेंट जो है, मास्टरी ऑफ कंटेंट हम किसे कहेंगे कि हमने बच्चे को कुछ पढ़ने के लिए दे दिया, मान लो फ्रूट्स नेम दे दिए, तो बच्चे को ये नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता है, उसने जस्ट उस चीज़ को क्रैम करना है। तो जहाँ पर क्रैमिंग होती है वो होता है मास्टरी ऑफ कंटेंट। तो मास्टरी ऑफ कंटेंट बच्चा किस लेवल पे करेगा, मेमोरी लेवल पे। क्यों, क्योंकि उस लेवल में बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है, टीचर ने जो उसको पढ़ने के लिए दे दिया वो एज इट इज़ उसको क्रैम कर लेगा, ना ही उसको एग्जाम्पल्स देने का पता है। मतलब अगर आपने 5 नाम लिखाए हैं फ्रूट्स के तो वो ही 5 याद कर लेगा, उसको जो 6th फ्रूट है वो बनाना नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं होती है कि वो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करे। तो मास्टरी ऑफ कंटेंट जो है
वो होता है मेमोरी लेवल पे। अगर यहाँ पर होता मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट तो वो होता अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप द कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो चेंज होके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मास्टरी ऑफ कंटेंट पूछा है, हो सकता है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पूछ ले, या यही चीज़ को वो घुमा के किसी और तरीके से पूछ ले, असर्शन रीजन में पूछ ले। तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अंडर एंड्रागोजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग टीचर हैज़ एन एक्टिव रोल इन द स्टूडेंट्स लर्निंग। तो आपको एंड्रागोजिकल मॉडल, एक होता है एंड्रागोजिकल मॉडल, एक होता है पेडागोजिकल मॉडल। तो एंड्रागोजिकल मॉडल में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप पढ़ता है, स्टूडेंट का रोल जो होता है एक्टिव होता है और टीचर का पैसिव। स्टूडेंट अपने आप ही अपनी चीज़ों को डिस्कवर करेगा, अपने आप ही पढ़ने के लिए इन्वॉल्व रहेगा, टीचर सिर्फ एक एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा। लेकिन इसके ऑपोजिट पेडागोजिकल मॉडल क्या होता है, उसमें टीचर जो पढ़ाएगा, लर्नर ने एज इट इज़ उस कंटेंट को बस सुनना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंड्रागोजिकल एंड पेडागोजिकल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एंड्रागोजिकल मॉडल है उसमें टीचर का एक्टिव रोल होता है, नो, टीचर का रोल पैसिव होता है। यहाँ पर लर्नर एक्टिवली काम करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है लर्निंग इज डन थ्रू डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, यहाँ पर अगर पैसिव लिखा होता तो ये सही होती। तो इसमें टीचर का एक्टिव रोल नहीं होता, इसमें बच्चे का एक्टिव रोल होता है। तो लर्निंग जो बच्चा करता है, डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा सी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वॉज डेवलप्ड बाय। जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट था वो किसने डेवलप किया था? तो मैं आपको सिर्फ उसका नाम बता रही हूँ यहाँ पर, लेव यावोस्की, क्योंकि यहाँ मैं इस चैनल के ऊपर ऐसी जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टीचिंग के, और प्लस टीचिंग की जो थ्योरीज़ हैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास लेके आने वाली हूँ। उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरीज़ जो है लर्निंग की वो क्लियर कर दूँगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इसका नाम बहुत बारी पूछा है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई थी। तो इस टाइम सिर्फ आप ये क्वेश्चन रिमेंबर कर लीजिए। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये सारी थ्योरीज़ हैं विद एग्जाम्पल्स, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्दी एक अलग क्लास में। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो आपको टीचिंग में कुछ मैक्सिम दिए होते हैं, आपको मतलब एक तरह से प्रिंसिपल्स होते हैं वो टीचिंग के। प्रिंसिपल्स जैसे हम किसी चीज़ के सिद्धांत पढ़ते हैं, ऐसे ही मैक्सिम बने हुए हैं टीचिंग के। तो आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कि इनमें से टीचिंग का मैक्सिम कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट अ मैक्सिम। तो फर्स्ट है फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, कि पहले इनडेफिनेट चीज़ों को पढ़ाइए, फिर मतलब पहले एक होल को पढ़ाइए, फिर उसके बाद उसके पार्ट को पढ़ाइए। इसका ये मतलब है कि पहले इनडेफिनेट चीज़ के बारे में डिस्कस करिए, फिर धीरे धीरे बच्चे को डेफिनेट चीज़ के पास लेके आइए। फिर बी है फ्रॉम सीन टू अनसीन, कि पहले बच्चे ने जो चीज़ देखी है उसके बारे में पढ़ाइए, उसके बाद जो उसने कभी नहीं देखी फिर उसके बारे में पढ़ाइए। तो सी है फ्रॉम अननोन टू नोन, कि पहले जो बच्चा जिस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं है बिल्कुल, पहले आप उसके बारे में पढ़ाओ, उसके बाद धीरे धीरे आप उसके बारे में पढ़ाओ जिसमें के बारे में वो जानता है। एंड डी इज़ होल टू पार्ट, कि पहले मान लो आप पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप बच्चे को पूरी बॉडी के बारे में बताइए, उसके बाद आप फीट के बारे में बताइए, हैंड्स के बारे में, आईज़ के बारे में, तो उसके बाद उसके पार्ट्स में को बताइए। तो यहाँ पर जो सी है दैट इज़ रॉन्ग अबाउट द मैक्सिम्स। यहाँ पर अननोन टू नोन नहीं, यहाँ पर नॉन टू अननोन जो है वो है प्रिंसिपल। नॉन टू अननोन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले बच्चे को जिस चीज़ के बारे में पता है आप वो पढ़ाइए, उसके बाद धीरे धीरे अपना रेज करिए लेवल, और उसको उस चीज़ की तरफ लेके जाइए जो उसने नहीं देखी या उसने जो उसको पता नहीं है। सो यहाँ पर सी गलत है, यहाँ पर अननोन टू नोन नहीं आएगा, यहाँ पर नॉन टू अननोन आएगा। तो यहाँ इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन बच्चे क्या होती है?
एक तो होती है टीचिंग, एक होती है ट्रेनिंग, एक इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग क्या होती है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके रीजंस बता रहे हैं और उसका होना ना होना प्लस उसकी एप्लीकेशन सब कुछ बता रहे हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो हमने पढ़ा हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग अवर स्किल्स। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, पहले हम इसके ऑप्शंस रीड कर लें। ए ऑप्शन डिलीवरी ऑफ द कंसेप्ट बाय टीचर, कि टीचर कंसेप्ट की डिलीवरी कर रहा है, क्या इसको इंडोक्ट्रिनेशन कहेंगे। बी पार्ट अचीवमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कि टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है, क्या ये इंडोक्ट्रिनेशन है। सी पार्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर विदाउट क्वेश्चनिंग, कि जैसे चीज़ें हैं हमें मिली हुई वैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए बिना क्वेश्चन किए, क्या ये इंडोक्ट्रिनेशन है। या फिर गोल्स हमारे होते हैं हम अपनी हैबिट्स को मोल्ड करना। तो इन चारों में से इंडोक्ट्रिनेशन के लिए सही क्या है वो आपको पूछा है। देखिए डिलीवरी ऑफ द कंसेप्ट बाय टीचर, तो ये टीचिंग है, ये इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है, तो ए नहीं हो सकता। अचीवमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ये भी टीचिंग ही है, हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है। टीचर और हैबिट्स को मोल्ड करना ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि टीचिंग में जो चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ ली तो ट्रेनिंग में हम उसको मोल्ड करते हैं, तो ये ट्रेनिंग है। तो इंडोक्ट्रिनेशन इसमें क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है कि चीज़ें जैसी हैं हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं उस पर कि ये ऐसा क्यों हुआ। क्लियर, तो दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन, तो उसके लिए सी ऑप्शन विल बी द राइट। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, द अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। देखिए साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, आपका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स टेक्सोनमी। ब्लूम्स टेक्सोनमी में 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटिव। जो कॉग्निटिव है वो है रिलेटेड है माइंड से, अफेक्टिव जो है वो रिलेटेड है हार्ट से और इमोशन से, हमारी फीलिंग्स से। जो साइकोमोटर है वो हमारे हैंड से रिलेटेड है, हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो इसके आपको कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, इसको आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो मैं पहले आपको सभी का मतलब समझा देती हूँ। सबसे पहला है प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब होता है कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएं तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। उसके बाद है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद हम इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं कि हम अपना वो डिज़ायर्ड लेवल जो है वो पा लेते हैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी और आपका जो एम है वो है यूजीसी नेट को क्लियर करना, तो आप आर्टिकुलेशन हम किसको कहेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद यूजीसी नेट को क्लियर कर लिया, सो दैट इज़ आर्टिकुलेशन। दूसरा है उसके बाद थर्ड है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है कि लर्नर ने किसी से चीज़ें सीखी और उसको जब वो कॉपी करने लगा तो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेगा, दैट इज़ मैनिपुलेशन। उसके बाद इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है कि लर्नर ने किसी को कुछ करते हुए देखा और वो उसको कॉपी करना चाहता है। फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है कि जब उसने बहुत बारी वो चीज़ कर ली, किसी से कॉपी करके किसी को करते हुए देखा, बहुत बार वो चीज़ कर ली, तो जो स्किल है वो स्किल है उसके अंदर इतना ज़्यादा समा गया कि अब वो अपने हिसाब से उस स्किल को डिज़ाइन कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछा है, तो नेचुरलाइजेशन कब होगा, जब उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ में स्किल्ड हो जाएगा। तो फिफ्थ जो है वो फ्रंट पहले नहीं आएगा, फिफ्थ जो है वो लास्ट में आएगा, फिफ्थ स्टेप। तो इसका करेक्ट आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। तो 2 और 3 में से देख लेते हैं एलिमिनेट करके। तो मैनिपुलेट पहले करेगा या इंटीमेट पहले करेगा। तो इंटीमेट का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि किसी से कॉपी करना, और मैनिपुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया उस चीज़ को मोल्ड करना। तो बी नहीं आएगा, डी आएगा, क्योंकि सबसे पहले इमिटेशन होगा, चीज़ों को कॉपी करेगा और लर्नर, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करेगा अपने हिसाब से। देन प्रिसीशन में क्या होता है कि उसको उस चीज़ को परफॉर्म करने की एक्यूरेसी आ जाती है। फोर्थ में है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होगा कि एक डिज़ायर्ड लेवल मिल जाएगा, वही कि आपने पढ़ा और यूजीसी नेट क्लियर हो गई। नेचुरलाइजेशन क्या है
कि स्किल उसके अंदर इंटरनलाइज्ड हो गया। अब देखो आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, अब आप में इतनी ज़्यादा नॉलेज आ गई है कि आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो। सो दिस इज़ नेचुरलाइजेशन। सो ये है एक राइट प्रोसेस लोएस्ट टू हाईएस्ट का। सो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। मैंने बहुत अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनमें से क्वेश्चन को लाने की कोशिश की है। तो मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज हर एक यूनिट के लेके आऊँगी फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। तो आपने इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं और भी सेशंस एग्ज़ाम तक, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत से सेशंस लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए।